हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमर ज्योति प्राइम पे। ठीक है, तो चलो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार मैं आप लोग सभी लोग जितने भी लोग यहाँ पे हैं, एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म कर दीजिए फटाक से, जिससे फिर मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम ना जाए कुछ भी, मतलब डाउट आने में कि सारी चीज़ें सही हैं या नहीं है। एक बार सभी लोग कंफर्म कर दो ऑडियो वीडियो, फिर उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। चलो बहुत बढ़िया। तो एक बार फिर से मैं आपको ओवरव्यू देता हूं कि अभी तक हम कहां तक पहुंच पाए हैं। तो हमने कंट्रोल सिस्टम की जो शुरुआत करी वो अपन ने करी लाप्लास ट्रांसफॉर्म से। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ये हमको पता है। ठीक है, और अगर मुझे फ्रीक्वेंसी डोमेन को टाइम डोमेन में कन्वर्ट करना हो तो उसको मैं क्या बोलता हूँ? इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म मतलब टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन, उल्टा करना है, फ्रीक्वेंसी से टाइम जाना है, उसको हम बोलते हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। उसका मैंने फॉर्मूला आपको बताया, और उस फॉर्मूले के जस्ट बाद मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, बाइलेटरल, यूनिलेटरल। बाइलेटरल किसको बोलते हैं? जिसमें जो लिमिट होती है ना, अगर वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है तो वो बायलेटरल यूनिट आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। और अगर लिमिट जीरो टू इंफिनिटी है तो वो आपका यूनिलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने आपको कुछ लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले बताए, जैसे डेल्टा टी का लाप्लास क्या होगा, यू टी का क्या होगा, रैंप का क्या होगा, पैराबोलिक, साइन, कॉस, है ना। जितने भी ये फॉर्मूले थे वो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बताए, और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए। और कुछ क्वेश्चंस के बाद मैंने लाप्लास की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताया कि अगर मैं कोई भी फंक्शन उसमें ई की पावर ए टी का मल्टीप्लाई किया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, टी से मल्टीप्लाई किया तो क्या इफेक्ट होगा, डिफरेंशिएट किया तो क्या होगा, इंटीग्रेट किया तो क्या होगा। तो कुछ प्रॉपर्टीज थी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, वो मैंने आपको बताई थी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हाँ इतने में हमारा जो है कंट्रोल सिस्टम चल जाएगा। तो फिर मैंने वहां पे कंट्रोल सिस्टम की स्टार्ट करी। फिर मैंने कंट्रोल सिस्टम में बताया कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम कहीं ना कहीं हमारा क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट जो कुछ इनपुट एक्सेप्ट करेगा और कुछ ना कुछ आउटपुट आपको प्रोवाइड करता है, वो हमारा सिस्टम कहलाता है। और कंट्रोल सिस्टम क्या है? जहां पे हम किसी भी सिस्टम में क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, वही हमारा कहलाता है कंट्रोल सिस्टम। हम क्यों यूज करते हैं कंट्रोल सिस्टम? सिस्टम को कंट्रोल क्या करते हैं? क्योंकि हमको डिजायर्ड जो आउटपुट है वो मिल सके, हमको कंट्रोल्ड आउटपुट मिल सके। फिर मैंने बोला था आपको कि कंट्रोल सिस्टम को पढ़ना है तो एक बात का ध्यान समझना होगा कि कंट्रोल सिस्टम एक पैरामीटर होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन के बारे में मैंने क्या क्या बताया आपको? तो सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई थी वो था कि हमारा जो जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन है वो सिर्फ एलटीआई सिस्टम के लिए बेस्ड है, मतलब वो किसी और सिस्टम के लिए हम उसको नहीं बना सकते, वो सिर्फ एलटीआई सिस्टम के लिए रहेगा। और दूसरा आपका रहता है कि जो आप लोग ट्रांसफर फंक्शन निकालते हो वो उसमें एक चीज आपको याद रखना है कि आपकी जो इनिशियल कंडीशन है वो हमेशा जीरो होना चाहिए। ये भी मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। और तीसरी चीज मैंने बताई थी कि ये ट्रांसफर फंक्शन निकालते कैसे हैं। तो मैंने बताया था कि एक सिस्टम है, उस पर एक इनपुट होगा, उस पर एक आउटपुट होगा। जो इनपुट है उसको हम बोलते हैं रेफरेंस इनपुट। इस वजह से उसको मैं आर ऑफ टी, क्योंकि टाइम डोमेन में इनपुट, तो आर ऑफ टी बोलता हूं। और जो आउटपुट है जो कि कंट्रोल्ड आउटपुट है, इस वजह से उसको बोलता हूं सी ऑफ टी। ठीक है, तो अब मुझे यहां पे समझना था कि ये तो हो गया इनपुट और आउटपुट, आर ऑफ टी और सी ऑफ टी। तो मुझे क्या करना है? अगर मुझे ट्रांसफर फंक्शन निकालना है तो जो आउटपुट है ना, उस आउटपुट का मुझे निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, और जो मेरा इनपुट है उसका भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है और दोनों को डिवाइड कर देना है। तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे? ट्रांसफर फंक्शन। और मैंने ये भी बताया था आपको कि अगर मैं इनपुट को इम्पल्स ले लूं, अगर मैं इनपुट को इम्पल्स ले लूं तो मेरा जो आउटपुट क्या होगा? वो क्या कहलाएगा? इम्पल्स रिस्पॉन्स। दैट मीन्स ट्रांसफर फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। यहां तक कहानी मैं आप सभी को बता चुका हूं। क्या यहां तक सबको क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दो जरा फटाक से, जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं। हेलो दीक्षित, कल्पना, रवि, प्रियेश, गुड आफ्टरनून प्रिंस, रोहित। यहां तक सभी को क्लियर है जितना मैंने आपके ऊपर रिवाइज कराया अभी तक, जितना हमने पढ़ा है? कुछ डाउट तो नहीं यहां तक? चलो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
ओके, तो ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना, तो उसको मैं थोड़ा स्किप कर भी कर सकता हूँ। सिस्टम के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। ट्रांसफर फंक्शन के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। जो ट्रांसफर फंक्शन है वो आपका इम्पल्स रिस्पॉन्स के बराबर होता है, ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म इम्पल्स रिस्पॉन्स। ये होता है मेरा ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला, CS/RS, ठीक है। और मैंने आपको एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके बता दिया है ना, ये ट्रांसफर फंक्शन निकालने का फॉर्मूला बताया था मैंने कैसे निकालना है। फिर एक चीज और बताई थी मैंने आपको, सिस्टम के पोल के बारे में बता चुका हूं और सिस्टम के जीरोस के बारे में बताया हूं। कैसे? जो हमारा डिनोमिनेटर है ना, अगर हम उसको जीरो से इक्वेट करते हैं तो हमको एस इक्वल टू जो भी पॉइंट्स मिलेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, पोल, जिसको मैं डिफाइन करता हूं किससे, क्रॉस से। और अगर मैं न्यूमरेटर को जीरो से इक्वेट करूंगा, अगर मैं न्यूमरेटर को जीरो से इक्वेट करूंगा, एस इक्वल टू जो भी पॉइंट्स आते हैं उनको बोलता हूं जीरोस, उसको मैं डॉट से रिप्रेजेंट करता हूं। और मैंने यहाँ पे पोल जीरो के बारे में बताया था कि पोल जीरो कैसे प्लॉट करना है ना। अगर कोई पोल जे ओमेगा एक्सिस, ये आपकी जे ओमेगा एक्सिस है, कोई भी पोल लेफ्ट हैंड साइड में तो स्टेबल रहेगा, अगर वो राइट हैंड साइड में चला गया तो अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन जे ओमेगा एक्सिस से जितना दूर रहेगा वो उतना स्टेबल होगा। अगर ये वाला पोल यहाँ पे हो के अगर यहाँ पे -10 पे होता तो ये और स्टेबल हो जाता। ये -1 पे पहुंच गया तो लेस स्टेबल है, -3 पे है तो मोर स्टेबल है, अगर -5 पे होता तो और भी ज्यादा स्टेबल होता, ठीक है। आपको अपने पोल को जे ओमेगा एक्सिस से दूर रखना है ना। अगर वो ओरिजिन पे हो तो क्या होगा, जस्ट स्टेबल, अगर राइट में चला गया तो हो जाएगा अनस्टेबल, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और एक दो क्वेश्चन में सॉल्व भी कर लिया था कि इसके पोल जीरो हमारे कहाँ कैसे प्लॉट करेंगे। तो ये क्वेश्चन शायद से लास्ट क्लास में हम दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। अब हमको एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करने हैं, ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। अब हमको यहां से फिर से सॉल्व करना है। देखो मैंने क्या बोला, अगर ध्यान से देखो तो ट्रांसफर फंक्शन क्या दिया है, 10s+2। तो अगर देखू मैं यहाँ पे, अगर मैं देखू यहाँ पे कि मेरे पास न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर क्या है, तो न्यूमरेटर में क्या दिया है मेरे पास, यहाँ पे देख लो 10s+2, है ना। क्या दिया मेरे पास यहाँ पे 10s+2, 10s+2। इसको जीरो से इक्वेट किया तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, s इक्वल्स टू -2। तो ये हो गया आपके पास क्या, जीरो, सिर्फ एक जीरो है। और अगर मैं डिनोमिनेटर को देखूं, डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में क्या दिया है, s-7 s+3 s+1। क्या दिया आपके पास यहाँ पे, s-7 s+3 और s+1। इसको हम जीरो से इक्वेट करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगी, पोल की लोकेशन। क्या हो जाएगी पोल की लोकेशन, s इक्वल टू 7, s इक्वल टू -3, s इक्वल टू -1। ये हो जाएगा। अब इनको आप बड़े आराम से प्लॉट कर दो। कैसे प्लॉट कर दो, देखो इतने बढ़िया प्लॉट कर दो, है ना। कौन कौन से पोल है, -1 पे एक पोल है, -3 पे एक पोल है और एक 7 पे पोल है, ये हो गया। और -2 पे एक जीरो है, तो -2 यहाँ पे होगा तो एक जीरो, -2। तो ये मैंने पोल जीरो प्लॉट कर दिया। आई थिंक सबको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिया अपना पोल जीरो की लोकेशंस, राइट। ओके, एक और क्वेश्चन है इसी के सीक्वेंस में, उसको भी आप लोग सॉल्व कर लो। क्या दिया है, 4s+1। तो यहां से जो जीरो आ जाएगा क्या हो जाएगा, s इक्वल टू -1। ये एक जीरो हो गया, तो ये जीरो हो गया मेरे पास, इक्वल टू जाओ -1। और क्या हो जाएगा यहाँ पे, s इक्वल टू 2, s इक्वल टू 3 और s इक्वल टू -7। तो देखो 2 पे एक पोल हो गया, s इक्वल टू 3 पे एक पोल हो गया, s इक्वल टू -7 पे एक पोल हो गया। तो ये मैंने बना लिया यहाँ पे क्या, पोल जीरो प्लॉट कर लिया। कहाँ पे, इसको मैं किस तरह का प्लेन बोलता हूँ, इसको बोलता हूँ एस प्लेन। अब देखो हमने प्लॉट तो कर लिया है, अब आपको ये देखना है कि क्या कोई भी पोल राइट हैंड साइड में गया है। तो यहाँ पे पोल राइट हैंड साइड चला गया, मतलब ये आपका अनस्टेबल है। यहाँ पे भी दो पोल चले गए राइट हैंड साइड में, तो वो आपका भी सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। ओके, अब ये क्वेश्चन दिया आपके पास, यहाँ पे आपको ट्रांसफर फंक्शन दिया है और आपसे पूछा गया इंपल्स रिस्पॉन्स निकालो, ठीक है। आपको ट्रांसफर फंक्शन क्या दिया है, आपको यहाँ पे जो ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ दैट इज 1/s
एस स्क्वायर प्लस 3s+2, ये आपको दिया गया ट्रांसफर फंक्शन, और आपसे पूछा जा रहा है क्या निकालो आप यहाँ पे इंपल्स रिस्पॉन्स क्या होता है। आपको पता है ना एक चीज की ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंपल्स रिस्पॉन्स। तो अगर मुझे इंपल्स रिस्पॉन्स निकालना तो वो क्या होगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। तो आप इसका इनवर्स लाप्लास निकाल लो, लाप्लास इनवर्स 1/s² प्लस 3s+2। इसको आप कैसे दे सकते हो, लाप्लास इनवर्स 1 डिवाइड बाय s+2 s+1 ना। आपको इसको फैक्टराइजेशन करना आता होगा कि हमको कोई दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं कि जिनका एडिशन 3 हो और मल्टीप्लीकेशन 2 हो, तो 2 और 1 इनके क्या हो जाएंगे, पोल्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम इसको और अच्छे से थोड़ा सा पार्शियल फ्रैक्शन करना चाहें तो ये हो जाएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s+2 माइनस 1/s+1। यहाँ पे आ जाएगा कितना, 1/b माइनस a, तो 1/1 माइनस 2 माइनस 1, तो आपका आ जाएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s−1 s+1 माइनस 1/s+2। तो ये यहां तक आप पहुंच जाओ। अब आपको पता है ना यार ये किसका लाप्लास होता है, बताओ जरा, e⁻ -t ut का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है ये। और ये किसका होता है, e⁻−2t ut का होता है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, इंपल्स रिस्पॉन्स। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का इंपल्स रिस्पॉन्स निकाल सकते हैं। ठीक है, ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे तरीके से, ये हमने किया है। कहाँ गया क्वेश्चन, ये। ठीक है, अगर आप चाहो तो u(t) को भी बाहर निकाल सकते हो कॉमन में। तो ये हो गया है ना। यहाँ पे ये कैसे मैंने फैक्टराइज किया, ए बी की वैल्यू कैसे निकाली वो मैंने यहाँ पे बताया डिटेल में, बट मुझे लगता है जरूरत है क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूँ पहले भी। तो जरूरी नहीं कि इनको फैक्टराइजेशन आपको दोबारा बताऊं, आप इतना कैलकुलेशन खुद से कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, आपको दिया गया स्टेप रिस्पॉन्स और आपको निकालना ट्रांसफर फंक्शन। क्या दिया आपके पास, स्टेप रिस्पॉन्स t² e⁻t ut। देखो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। आपको यहां पे दिया गया स्टेप रिस्पॉन्स कितना है, t² e⁻t ut, ये आपका स्टेप रिस्पॉन्स है। और आपसे बोला है क्वेश्चन में ट्रांसफर फंक्शन निकालो। ठीक है, तो सबको पता ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। अगर मैं इनपुट लेता हूं कैसा, स्टेप, है ना। अगर मैं इनपुट लेता हूं स्टेप तो आउटपुट कैसा आएगा, स्टेप रिस्पॉन्स। तो क्या हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्टेप रिस्पॉन्स डिवाइड बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u(t). ये निकाल लूं तो मेरा आंसर आ जाए कैसे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्टेप रिस्पॉन्स, इसका लाप्लास निकाल दो तो कितना हो जाएगा, t² ut, तो 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s⁻³ ये हो जाएगा, है ना। और इसमें हमको e⁻−t का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा s+1/3। तो ये आ गया डिवाइड बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u(t), वो कितना हो जाएगा आपके पास, वो आपका हो जाएगा 1/s, हाँ या ना। तो हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/, तो आप सॉल्व कर लो, 2s डिवाइड बाय s+1/3, यह आपका आ जाएगा ट्रांसफर फंक्शन। सर लास्ट स्टेप समझ में नहीं आया, लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, लास्ट स्टेप क्या था यार, ये देख लो। अरे ये पता ना आपको, इनवर्स लाप्लास निकाल दिया मैंने यार। अगर आपसे कोई पूछेगा e⁻−t ut इसका लाप्लास क्या होता, क्या बोलोगे, 1/s+1। तो वही तो किया मैंने कि 1/s+1 का अगर मुझे आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन में टाइम डोमेन में कन्वर्ट करना तो इतना आ जाएगा। 1/s+2 किसका लाप्लास होता है, e⁻−2t ut का लाप्लास होता है, तो ऐसे निकाला मैंने।
तो ये क्वेश्चन भी आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा, है ना। यहाँ पे कितने पोल है हमारे पास, 3 पोल है, और तीनों पोल कहाँ पे हैं, -1 -1 -1। और कितने जीरो हैं, सिर्फ एक ही जीरो है जो कि ओरिजिन पे है, और पोल सिर्फ एक 3 है जो कि सिर्फ -1 पे रिपीट हो रहे हैं पोल। इसके जस्ट पहले वाला, ये तो मैंने पार्शियल फ्रैक्शन किया ना यार, इसके जस्ट पहले वाला ये वाला स्टेप ना, यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन किया, ठीक है। अब वो कैसे करते हैं वो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। नहीं बनता है कि आप लोग को बता दूं क्या पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं, लो बता देता हूं ना यार, लो देखो, शॉर्टकट देखो, है ना। अगर आपको कभी निकालना 1 + s + a s + b, इसका आपको निकालना है क्या, पार्शियल फ्रैक्शन। तो कैसे करोगे, पहले इन दोनों का ऐसे लिखो, 1/s + a, बीच में -1/s + b, इतना लिख लो, और फिर ब्रैकेट लगा दो, फिर डिवाइड सामने लगा दो यहाँ पे 1/b - a, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आप लोग हमेशा यूज करेंगे फॉर पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, क्लियर है। चलो, ये क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, एक बार क्वेश्चन को रीड करो सभी लोग। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ सिस्टम वेयर y इज आउटपुट, u इज इनपुट, फाइंड ट्रांसफर फंक्शन। आपको यहाँ पे ये एक इक्वेशन दी गई है जिसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हिच काइंड ऑफ इक्वेशन इट इज, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन, और मुझे इसका बताना है ट्रांसफर फंक्शन। तो मुझे क्या करना होता है, जस्ट इस इक्वेशन का मैं निकाल लूंगा लाप्लास। कैसे, यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन है, तो क्या हो जाएगा s²y(s), सिंगल डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा sy(s), सिंगल डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा sus, ये हो जाएगा कट 2u(s), ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे y(s) कॉमन निकाल लो, तो इतना आ जाएगा, यहाँ से u(s) को कॉमन निकालो तो इतना आ जाएगा, और आपको आउट क्या था आपका ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट, मतलब y(s) डिवाइड बाय u(s), तो ये आपका आ जाएगा इतना। अगर आप इसको तिर्यक गुणा करोगे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इतना आ जाएगा। फिर आप इसके पोल जीरो को प्लॉट कर लीजिएगा। मुझे नहीं आता कि इस क्वेश्चन में कुछ डिफिकल्ट था, मैं ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को भी देख लो, है ना, इस क्वेश्चन को भी देख लो, बड़े आराम से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो, यहाँ पे क्या 2, इस क्वेश्चन को देखो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका 2s² y(s) प्लस ये कितना हो जाएगा 3y(s), सॉरी 3s भी होगा, 3sy(s) प्लस ये हो जाएगा क्या 4y(s) बराबर ये हो जाएगा क्या आपका r(s) प्लस ये हो जाएगा क्या 2, और ये हो जाएगा e की पावर माइनस t, e की पावर माइनस सॉरी 2e की पावर माइनस s r(s). अब यहां से y(s) डिवाइड बाय r(s) निकालो, कितना हो जाएगा, यहां से निकालोगे तो 1 + 2e की पावर माइनस s डिवाइडेड बाय 2s² + 3s + 4, तो ये आपका आंसर है ना। क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन तो कर लोगे ना, अगेन वैसे दिया है आपके पास कि इंपल्स रिस्पॉन्स दिया है, ठीक है, और आपको आउटपुट दिया है, तो इनपुट निकालना है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको इंपल्स रिस्पॉन्स दिया है तो आप इससे निकालोगे ट्रांसफर फंक्शन, हाँ या ना, हाँ निकालते बनता है, इसका बस लाप्लास निकालना है, हमको ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा। अब आपको ट्रांसफर फंक्शन दिया है, मतलब है ना, आउटपुट दिया है, तो क्या आप इनपुट नहीं निकाल पाओगे, क्यों नहीं निकाल लोगे आप, आपको पता है ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, C(s) डिवाइड बाय r(s). अगर आपको ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, अगर आपको C(s) दिया हुआ है, तो r(s) निकालना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है,
निकाल लेंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आई होप आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सॉल्यूशन आपके सामने है ना, सॉल्यूशन भी आपके सामने है, तो आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी। अब यहाँ पे देखो, अपने सिस्टम के बारे में, हमारा जो कंट्रोल सिस्टम होता है ना, वो दो प्रकार का होता है। दो प्रकार कैसे, एक होता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, और दूसरा होता है मेरे पास यहाँ पे कौन सा, आपका क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। दो प्रकार के सिस्टम हमको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से बताए मैंने आपको, फर्स्ट इज ओपन लूप, दूसरा इज क्लोज लूप। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम मतलब ऐसा जहां पे, मतलब आप इसको ऐसे समझिए ओपन लूप में कि कोई फीडबैक नहीं होता, मतलब हम क्या आउटपुट आ रहा है वो इनपुट को नहीं पता, है ना। इनपुट के पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि आउटपुट क्या आ रहा है, वो हमको मैन्युअली देखना पड़ता है। हमको एक इंसान का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है तो वो आपका क्या होगा, उसमें किसी पर्सन का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। ऑटोमेटिक वो नहीं हो सकता, मैन्युअली काम करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखी होगी वॉशिंग मशीन, है ना, कि जैसे वॉशिंग मशीन है तो आपने ऑन कर दिया, वो ऑटोमेटिक कपड़े धुलता जाएगा धुलता जाएगा धुलता जाएगा, और जब वो साफ हो जाएंगे कपड़े तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो हो गया आपका ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम, दैट इज योर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम मतलब, जैसे आप इसको एग्जांपल से समझो, एक एग्जांपल मैं लेता हूं आपको समझाने के लिए, कि आप लोगों ने वो मशीन देखी ना, ब्रेड टोस्टर वाली, ब्रेड टोस्टर वाली जो एक मशीन होती है इस टाइप की, कि आप एक पैकेट से ब्रेड निकाल लो, या आपने ब्रेड निकाला और आपने यहाँ पे डाल दिया ऐसा ब्रेड, कि आपने एक बटन दबाया यहाँ पे, है ना, 2 मिनट के लिए, और खोल के देखा तो पूरा ब्रेड जल गया। मतलब यहां पे आप खुद इसको ऑपरेट करके देख रहे हो, ये ऑटोमेटिकली बंद नहीं कर रहा है इसको, आप खुद ऑपरेट कर रहे हो, और ये क्या मिला आपको, जला हुआ मिला, मतलब अनस्टेबल हो गया। मतलब ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम आर नॉट मच स्टेबल, इनमें स्टेबिलिटी थोड़ा सा कम होगी, इनकी स्टेबिलिटी थोड़ा सा आपकी क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ में आई बात, है ना। मतलब यहाँ पे एक पर्सन का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, इसको चालू और बंद करने के लिए। क्लोज लूप में वो ऑटोमेटिकली फीडबैक के थ्रू क्या होगा, बंद किया सकता है, ऑपरेट कर सकता है। तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के बारे में। जैसे एक फैन था, है ना, मैंने यहाँ पे कंट्रोल लगा दिया। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है, मुझे थोड़ा सा क्या लग रही, गर्मी लग रही है, ठीक है, तो मैंने फैन को चालू किया, मैंने 1 पे रख दिया, लेकिन पंखा धीरे धीरे चल रहा है। अब मैं चाहता हूं, मुझे ठंड गर्मी लग रही है अभी भी, पंखा 1 नंबर पे, लेकिन मुझे गर्मी लग रही है, तो क्या पंखा ऑटोमेटिक 2 नंबर पे चला जाए, क्या नहीं, मुझे उठना पड़ेगा, मुझे कमांड देना पड़ेगा। तब मैं उसको जब घुमाऊंगा 2 नंबर पे लेके जाऊँ तब पंखा थोड़ा तेज चलेगा, लेकिन तभी मुझे गर्मी लग रही है तो मुझे इसको 3 पे लेके आना पड़ेगा। समझ में आया क्या बोला मैंने, इसको बोलता मैं आपका ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। मतलब मुझे जो भी ऑपरेशन करने हैं वो मैन्युअली करने होंगे। मतलब क्या बोला गया मैंने, दीज आर सिस्टम इन विच कंट्रोल एक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट। मतलब यहाँ पे जो भी हमारे पास कमांड देने वाले कि पंखा हमारा 0 पे कि 1 पे कि 2 की 3 पे, उसको आउटपुट का नहीं पता कि जो मेरा पर्सन उसको क्या लग रहा है। इसको कोई मतलब नहीं कि 1 पे अगर फैन है ना यहाँ पे, उसको कोई मतलब नहीं कि जो मेरा पर्सन यहाँ पे है उसको ठंड लग रही है कि गर्मी लग रही है, वो बस अपना काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई फीडबैक नहीं है। मतलब यहाँ पे कोई सेंसर भी नहीं है जो सेंस करके बताए कि इस पर्सन को, जो यहाँ पे आदमी बैठा है, उसको ठंडी लग रही है गर्मी लग रही है, उसके लिए कोई सेंसर नहीं लगा, है ना। ये जो सिस्टम है ये सेंस किए जाते हैं और कंट्रोल किए जाते हैं मैन्युअली। मतलब जो यहाँ पे आदमी बैठा है ना, उसको ही पता करना पड़ेगा भाई मुझे ठंड लग रही गर्मी लग रही है, और उसी को ही मैन्युअली इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे काम नहीं होगा। अब ये कंट्रोल एक्शन इज डिपेंड्स ऑन ह्यूमन। मतलब यहाँ पे जो पर्सन बैठा है ना, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कंट्रोलर का कि ये 1 पे रहेगा, फैन की 2 पे रहेगा कि 3 पे रहेगा, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने बताया आपको, ब्रेड टोस्टर, है ना। आप इसको समझो कि एक ब्रेड टोस्टर है, ये मशीन है, एक ब्रेड रखा मैंने, जिसको मैंने पहले 1 मिनट के लिए रखा। क्या रखा मैंने, कितने मिनट के लिए, इसको मैंने 1 मिनट के रखा तो पूरा बर्न हो गया। फिर 30 सेकंड के लिए रखा तब भी हल्का हल्का जला दिख रहा है मेरे को। फिर 15 सेकंड के लिए रखा तब भी वो अच्छे से प्रॉपरली नहीं, वो थोड़ा मतलब कच्चा है अभी, तो उसको मैंने 20 सेकंड के लिए रखा तो पूरा टोस्ट हो गया। मतलब कहने का मतलब क्या है
ब्रेड टोस्टर की जो एक्यूरेसी होती है ना, वो हमको कैलिब्रेशन को डिपेंड करती है। कैलिब्रेशन क्या है, जो हम कर रहे हैं, पहले एक ब्रेड को रखा वो जल गया, फिर दूसरा खा तो हल्का जला है, तीसरा बार डाला तो हल्का कच्चा है, तो फोर्थ डाले तो फिर मतलब 20 सेकंड में सही जल जा सही हो रहा है टोस्ट हो। तो हमको ये जो हमने एक्यूरेसी अचीव करी ना, वो कैसी मिली हमको, कैलिब्रेशन के थ्रू, क्योंकि हम उसको बार बार परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एक्यूरेसी इज लोअर टू हायर डिपेंडिंग अपॉन कैलिब्रेशन। पहले कम रहती है, धीरे धीरे बढ़ जाती है, वो भी किसके ऊपर डिपेंड करती है, कैलिब्रेशन पे। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम आर नॉट जनरली बिकम्स अनस्टेबल, मतलब एक बार अगर सिस्टम स्टेबल बने हैं तो स्टेबल ही रहते हैं, जनरली वो अनस्टेबल नहीं होते। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल का। ट्रैफिक सिग्नल भी एक हमारा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है। कैसे, इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। आप ये समझो कि आपके पास यहाँ पे एक चौरास्ता है, चौराहा है, स्क्वायर है। ठीक है, आपके पास कोई एक चौराहा है और यहाँ पे 4 रोड है ना, ये देखो, एक इधर रोड जा रही है, एक इधर रोड जा रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। ठीक है, अब इसमें से मान लीजिए कि यहाँ पे एक स्कूल है, ठीक है, जो कि 4 बजे, शाम को 4 बजे बंद होता है, तो बहुत सारी भीड़ रहती है यहाँ पे। यहाँ पे भी सिटी जाती है रोड, ये सिटी जाती है, फॉरेस्ट जाता है, मतलब ऐसा मान के, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, देखो, फॉरेस्ट मतलब ज्यादा लोग इधर जाते नहीं होंगे, इधर आवागमन ज्यादा होता होगा, इधर भी ज्यादा होता होगा, लेकिन हमारा जो सिग्नल है ना, वो 30 सेकंड इसको देता है जाने के लिए, 30 सेकंड इसको देगा, 30 सेकंड इसको देगा, 30 सेकंड इसको देगा। तो शाम को 4 बजे क्या देखते हैं हम लोग, ये जंगल रोड पूरी खाली है, जंगल वाली रोड पूरी खाली है, यहाँ पे एक भी आदमी नहीं है, यहाँ पे कोई भी, है ना, लेकिन तब भी यहाँ पे टाइमर चल रहा है, 1 सेकंड 2 सेकंड की, भाई जाओ जिसको जाना है, और यहाँ पे 500 लोग खड़े हैं लाइन लगा के, तभी भी उनको कितना टाइम मिला, 30 सेकंड, है ना। इस टाइप के कंट्रोल सिस्टम को हम बोलते हैं आपका क्या, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। मतलब यहाँ पे जो सिग्नल है वो चल रहा है बस अपने हिसाब से, है ना। अगर कोई चाहता है कि यहाँ पे 60 सेकंड हो जाए तो मैनुअली करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली नहीं होगा वो। ठीक है, लेकिन आज की डेट में क्या हो गया ना कि कुछ मेट्रो सिटी में, है ना, हमारे पास जो ट्रैफिक सिग्नल है वो हमारे क्या हो गए, क्लोज लूप, मतलब वहां पे क्या कर देते हैं ये, जैसे ये रोड है ना, तो यहाँ पे सेंसर लगा देंगे, जैसे यहाँ से सेंसर निकलेगा, यहाँ तक पहुंच जाएगा, यहाँ से कोई एक किरण निकलेगी, कोई वेव निकलेगी, यहाँ तक अगर पहुंच जा रही है, मतलब यहाँ पे रास्ते में कोई नहीं है, फिर यहाँ पे सेंसर है, फिर यहाँ देखिए पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई, अगर नहीं पहुंची मतलब बीच रास्ते में कोई खड़ा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से कोई सिग्नल निकालेंगे, यहाँ पे रिसीव करवाएंगे, अगर पहुंच गई मतलब रोड खाली है, तो यहाँ से ट्रैक कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे कितने लोग प्रेजेंट है, जो ये मैं टेक्निक बताई मैंने, उससे पता कर लेते हैं कितने लोग प्रेजेंट हैं, और उसी हिसाब से यहाँ पे कंट्रोल सिग्नल ऑपरेट करते हैं, उसी हिसाब से सिग्नल देते हैं यहाँ पे कि कितने टाइम के लिए किसको कहाँ जाना है। समझ में आई बात। तो अगर ये वाला जो कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो वो हमारा क्लोज लूप होता है, लेकिन इंडिया में अभी तक ऐसे क्लोज लूप कंट्रोल हर जगह नहीं लगे हैं, कहीं कहीं पे ऐसे लगे हुए हैं। ठीक है, चलो, तो ये बात याद रखना कि जैसे ये मेरा एक सिस्टम है, ये क्या मेरे पास ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, और ये सिस्टम की वैल्यू है। तो याद रखना कि मेरा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के लिए मेरा जो ट्रांसफर फंक्शन होगा वो इसके बराबर होता है। तो क्या बोलोगे, सी एस बाय आर एस, मतलब ट्रांसफर फंक्शन विच इज इक्वल टू जी ऑफ एस, ऑफ दैट इज इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर बात करते हैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की। तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है, आपके पास यहाँ पे एक एडिशनल फीडबैक होता है जो बार बार आके बताता है इनपुट को कि भाई अभी आपका आउटपुट सही नहीं हुआ, और ये ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस क्या होती रहती है, अपडेट होती रहती है, जिससे आपको डिजायर्ड आउटपुट मिले। ठीक है, अब यहाँ पे जो फीडबैक हम लोग देते हैं, है ना, आपके पास क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में फीडबैक होता है, और फीडबैक हम जो देते हैं वो 2 प्रकार से दे सकते हैं, एक होता है नेगेटिव फीडबैक, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक। निगेटिव फीडबैक वो होता है जो कि स्टेबिलिटी को इन, किसी ने हैंड रेज किया क्या, ओके। तो नेगेटिव फीडबैक हमारी स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, पॉजिटिव फीडबैक हमारी स्टेबिलिटी को डिग्रेड करते हैं, कम करते हैं। तो हमको जनरली कंट्रोल सिस्टम में कौन सा फीडबैक यूज करना, तो क्या बोलोगे, हमको अपने कंट्रोल सिस्टम में किस प्रकार का फीडबैक यूज करना है, निगेटिव फीडबैक या पॉजिटिव फीडबैक,
ये आप लोग मुझे बताओ, बताओ किस प्रकार का फीडबैक हम यूज करेंगे। निगेटिव फीडबैक आपका स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। जनरली ये पाया गया है कि निगेटिव फीडबैक सिस्टम की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा और पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम की स्टेबिलिटी को कम करता है। आप इसको एक एग्जांपल से समझ लो कि जैसे जब आप लोग 5th क्लास में 10th क्लास में रहे होगे, है ना, और आपके जब पेरेंट टीचर मीटिंग वगैरह होती है ना स्कूल पे, तो जो आपके पेरेंट्स स्कूल जाते हैं, तो जो स्कूल के टीचर होते हैं वो कभी नहीं बोलते कि आपका लड़का बहुत अच्छा पढ़ने में, वो होता है क्या, पॉजिटिव फीडबैक। अरे बहुत पढ़ाई करता है, मतलब क्लास में टॉप कर रहा है, मजे ही मजे हैं। अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो आपकी स्टेबिलिटी गई, बच्चा भी बिगड़ने वाले रास्ते में पहुंच जाएगा, मतलब टॉपर हूँ, मैं ही भगवान हूँ। तो जनरली क्या बोलते हैं, निगेटिव फीडबैक, मतलब कुछ चीजें आप अच्छे हैं, कुछ चीज में गलत है, तो पेरेंट्स को जो चीजें गलत होती है उसके बारे में बताते हैं कि नहीं ये होमवर्क नहीं करता है, ये पढ़ाई नहीं करता है प्रॉपर तरीके से, ये घूमता रहता है, ये मूवी ज्यादा देखता है, ये गेम ज्यादा देखता है ना। तो जनरली जो फोकस होता है वो कहाँ पे होता है, आपका निगेटिव फीडबैक पे। तो इस बात को ध्यान देना, निगेटिव फीडबैक मतलब वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने वाला है, और पॉजिटिव फीडबैक कहीं ना कहीं वो आपकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करने वाला है। ठीक है। कंट्रोल एक्शन इज डिपेंड्स अपॉन आउटपुट, जो हमारा कंट्रोल एक्शन है वो आउटपुट भी डिपेंड कर रहा है ना। ये जो कंट्रोलर है वो बिल्कुल, क्योंकि ये जो हमारा आउटपुट ऐसे जा रहा है यहाँ पे, तो ये कंट्रोलर हमारा आउटपुट के ऊपर डिपेंडेंट है। एक्यूरेसी ज्यादा होगी, डिस्टॉर्शन कम होंगे, मतलब लॉसेस कम होंगे, है ना, स्पीड ज्यादा हो जाएगी, है ना, टाइम कम लगेगा, है ना। अब क्योंकि टाइम कम लगेगा, आपको पता है ना एक चीज की, बैंडविड्थ और राइज टाइम, है ना, इनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट होता है। तो क्योंकि आपकी स्पीड अच्छी है तो कम टाइम लगा, और टाइम कम होने की वजह से इसका बैंडविड्थ बढ़ जाता है। याद रखना, आपका जो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, क्या बोला मैंने, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, उसके लिए याद रखना कि आपकी बैंडविड्थ क्या होती है, ज्यादा होती है। बैंडविड्थ से आप इसको कैसे समझोगे वो मैं आपको बताता हूँ। आपको मैं एक प्रैक्टिकल केस से बताता हूँ कि आप बैंडविड्थ को कैसे समझोगे। जैसे मान लो आपके पास एक फैन है, ठीक है, दिस इज योर फैन, ठीक है, और इसका रेगुलेटर है। रेगुलेटर में यहाँ पे 4 पॉइंट्स है, 1 2 3 4। एक दूसरा फैन है आपके पास, ये दूसरा फैन है एक, और इसमें भी आपका रेगुलेटर है, और इसमें कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इनमें बैंडविड्थ ज्यादा है, इसकी ज्यादा, मतलब रेंज, कितनी रेंज में आप इसको ऑपरेट कर पाते हो, किसी भी चीज को आप कितनी ज्यादा रेंज तक ऑपरेट कर पाते हो, उसी को हम बोलते हैं बैंडविड्थ। तो इसकी बैंडविड्थ क्या है, ज्यादा है, इसकी बैंडविड्थ आपकी कम है। तो हमको क्या देखने को मिला कि अगर हम लोग क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम यूज करते हैं तो हमारी बैंडविड्थ क्या होती है, यहाँ पे इंक्रीज होती है। ठीक है, बैंडविड्थ इज मोर, दैट मीन्स रेंज ऑफ कंट्रोल बढ़ जाता है आपके पास। ओपन लूप में रेंज ऑफ कंट्रोल कम होता है, लेकिन क्लोज लूप में आपका रेंज ऑफ कंट्रोल आपका बढ़ जाता है। सभी को यहां तक क्लियर है, एक बार कंफर्म कर दो फटाक से। चलो, तो आज की क्लास को अपन लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, है ना। आज अपन इतना ही डिस्कस कर रहे हैं, इसके आगे की जो भी कहानी होगी वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और आप लोग भी प्रिपेयर रहेंगे, जितना मैंने आपको बताया ज्यादा नहीं बताया है ना, बहुत आराम आराम से बताया हूँ। आप सभी लोग प्रॉपर तरीके से उसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।